अगर आपसे पूछा जाए कि आज से ठीक 5000 साल पहले एक सभ्यता, एक गांव, एक शहर कैसा दिखता होगा, तो आपके मन में ज़रूर कुछ ऐसी तस्वीर आएगी जिसमें एक आदि मानव होगा, भाला चला रहा होगा, जंगल होगा, गुफा होगा, जंगली जानवर होंगे। लेकिन कैसा लगेगा आपको जानकर जब आपको ये पता चलेगा कि आज से 5000 साल पहले जो सभ्यता थी, आज से कई शहरों से भी ज़्यादा एडवांस थी, कई शहरों से भी ज़्यादा बेहतर ड्रेनेज सिस्टम था, कई शहरों, कई गाँव से भी ज़्यादा बेहतर रोडवेज का कनेक्शन था, और भी कई कई एडवांस चीज़ें थी इसमें। तो चलिए आने वाले 5 मिनट में जानने की कोशिश करते हैं उस सभ्यता के बारे में, जिस सभ्यता का नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, या फिर जिसे हम हिंदी में कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो आने वाले 5 मिनट इस वीडियो में जुड़े रहिए और आपको जानने को मिलेगा वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर सिंधु घाटी सभ्यता। बात है सन 1856 की, जब अंग्रेज लाहौर से कराची को जोड़ने का काम कर रहे थे। तभी वहाँ के इंजीनियरों को, वहाँ के काम करने वालों को कुछ अनयूजुअल, कुछ अलग वहाँ पर देखने को मिला। उन्होंने ये पाया कि कुछ पके हुए ईंट के पुराने घर हैं, कुछ पके हुए ईंट के पुराने दीवार या फिर और भी टूटे फूटे अंश है। टूटे फूटे तो नहीं, लेकिन फिर भी अच्छे कंडीशन में थे। और भी कई अलग अलग चीज़ प्राप्त हुए। फिर वहाँ के उस टाइम के इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे के चेयरमैन कनिंघम को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन उसने कुछ खास इंटरेस्ट वहाँ पर नहीं दिखाया। ऐसे समय बीतता गया और भी अलग अलग चीज़ें प्राप्त हुई, और भी कई अलग अलग जगहों से अलग अलग चीज़ें प्राप्त हुई। लेकिन कहीं ना कहीं एक अंदाज़ा मिल चुका था कि ये कोई पुरानी सभ्यता, कोई पुराना एक शहर है जो कि कई अलग अलग सभ्यताओं से कई ज़्यादा एडवांस था। समय बीता, साल 1920 की बात है, जब इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे के चेयरमैन जॉन मार्शल ने 2 हिस्टोरियन की इसकी जिम्मेदारी दी कि पता लगाया जाए कि वो कौन सी सभ्यता है, वो कौन सा शहर है, वो कौन सा गाँव है जिसके बारे में इतना चर्चा हो रहा है कुछ सालों से। तब वहाँ के 2 हिस्टोरियन जिन्हें ये जिम्मेदारी दी गई, उनका नाम था आर.डी. बनर्जी और दयाराम साहनी। फिर 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन का पहला साइट था जो कि खोजा गया था, और वो कहीं ना कहीं एक एडवांस शहर भी था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। फिर ठीक 1 साल बाद 1922 में मोहनजोदारो की खोज हुई, वो भी एक एडवांस शहर था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो फिर कहीं ना कहीं एक अंदाज़ा मिल गया कि ये एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। हालांकि इससे भी पुराना एक सिविलाइजेशन, इससे भी पुराना कई और सिविलाइजेशन थे, जैसे कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन, उससे भी पुराना मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, लेकिन इन सब सिविलाइजेशन से भी ज़्यादा एडवांस हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन था। इसके एडवांस होने के पीछे का 2 कारण है। पहला, टाउन प्लानिंग, जो कि आने वाले समय में देखेंगे कि घर कैसा था, रोडवेज कैसा था, ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, वहाँ का रूलिंग बॉडी कैसा था। और दूसरा था पके हुए ईंट का इस्तेमाल करना। भले ही इजिप्शियन सिविलाइजेशन में कई पिरामिड्स का, कई सुंदर सुंदर पिरामिड्स बने, कई सुंदर सुंदर और भी मॉन्यूमेंट्स बने, लेकिन किसी ने भी पके हुए ईंट का इस्तेमाल नहीं किया, ना ही मेसोपोटामियन में, ना ही चाइनीज़ में, ना ही इंडस वैली में, ना ही इजिप्शियन में। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में पके हुए ईंट का इस्तेमाल किया गया, और जो कि इन सब सिविलाइजेशन से इंडस वैली सिविलाइजेशन को अलग बनाती है। कहीं ना कहीं यही कारण है इंडस वैली सिविलाइजेशन के अभी तक टूटे हुए घर का पाया जाना, अभी भी टूटे फूटे नहीं, फिर भी अच्छे कंडीशन में पाया जाना घर, दीवार और भी अलग अलग चीज़, क्योंकि वे पके हुए ईंट से बने थे। और कच्चे ईंट उतनी मजबूती नहीं दे पाती है जितना एक पका हुआ ईंट आपको देता है। इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे ज़्यादा एडवांस सिविलाइजेशन था। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को 3 फेज़ में डिवाइड किया जा सकता है। पहला, प्री हड़प्पन फेज़, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली दोनों सेम है, तो इसे हम लोग प्री हड़प्पन फेज़ कह सकते हैं, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के चरम पे आने के पहले का फेज़। उसके बाद मैच्योर हड़प्पन फेज़, मतलब जब इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन अपने चरम पे था। उसके बाद लेट हड़प्पन फेज़, जब हड़प्पन फेज़ सिविलाइजेशन ख़त्म होने को आया। तो प्री हड़प्पन फेज़ 3300 BC से 2600 BC तक चला। उसके बाद मैच्योर हड़प्पन फेज़ 2600 BC से आपका 1900 BC तक चला। उसके बाद पोस्ट हड़प्पन फेज़ 1900 BC से 1300 BC तक चला। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले के साल को BC बोलते हैं, और इसे हम बढ़ते से कमते के क्रम पे गिनते हैं, जैसे 5000, 4000, 3000, 2000, 1000, 500, 100, 0। उसके बाद इसे हम कमते से बढ़ते के क्रम में गिनते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद जैसे अभी 2023, इसे हम कहते हैं 2023 AD, मतलब एनो डोमिनी, लेकिन AD का इस्तेमाल नहीं करते हैं, नॉर्मल हम लोग 2023 कहते हैं। जैसे समय बीता, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अलग अलग शहर, अलग अलग गांव, अलग अलग जगहों के बारे में जानने को मिला, जैसे कि बालाकोट हुआ, लोथल हुआ, आलमगीर हुआ, और भी कई कई। और कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन
12 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ था। और अप्रोक्सीमेटली जब इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने चरम पे था तो कहीं ना कहीं उसमें 50 लाख लोग रहते थे। एक अप्रोक्सीमेट डाटा है, क्योंकि कोई भी रिटेन डाटा या फिर कोई भी रिटेन रिकॉर्ड अभी तक है ही नहीं। रिटेन रिकॉर्ड्स है लेकिन उसको अभी तक इन्फर नहीं किया गया कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो आइए अब देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाउन प्लानिंग के बारे में कि कैसा टाउन दिखता था, कैसा शहर का अर्बनाइजेशन था, क्या अलग था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, कैसा रोडवेज का कनेक्शन था, कैसा ड्रेनेज सिस्टम था और भी अलग अलग चीज़। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाउन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, अपर टाउन और लोअर टाउन। अपर टाउन को हम लोग सिटाडेल कहते हैं, जो कि एक ऊंचे इलाके में बना था लेकिन कम इलाके में। लोअर टाउन को हम लोग सिर्फ लोअर टाउन ही कह सकते हैं, और एक फैले हुए इलाके में बना था लेकिन एक नीचे इलाके में। तो अपर टाउन और लोअर टाउन में क्या अंतर था? अपर टाउन जिसे हम सिटाडेल कहते हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स थी, कुछ इंपॉर्टेंट और भी रिचुअल्स बिल्डिंग थी, जैसे कि ग्रेट बाथ। मोहनजोदाड़ो में ग्रेट बाथ पाया गया जो कि नहाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। और ये ग्रेट बाथ कुछ ऐसा जैसा तैसा ये नहीं था। अभी के टाइम में क्या कोई भी चल जाएगा तालाब के बगल में नहा लेगा, लेकिन उस टाइम रिचुअल बाथिंग के लिए, धार्मिक नहान के लिए अलग जगह बनाया गया ग्रेट बाथ, जो कि एक रेक्टेंगुलर इलाके में था। नीचे जाने के लिए सीढ़ी था, अगल बगल चेंजिंग रूम था और भी कुछ खास फैसिलिटीज़ थी उसमें ग्रेट बाथ में। और क्या क्या था सिटाडेल इलाके में? ग्रेनेडीज थी। ग्रेनेडीज क्या है? जो कि ग्रेन्स को रखने के काम में आता था, मतलब जो भी धान गेहूँ जो भी था उसको रखने में इस्तेमाल किया जाता था। और कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स थी, मतलब जहाँ से कह सकते हैं कि पूरे टाउन को चलाया जाता था या फिर पूरे टाउन के इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स वहाँ पे थी। लोअर टाउन को अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड किया गया था, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख पाते हैं। और अलग अलग सेक्टर्स में एक प्रॉपर रोडवेज का कनेक्शन था, जो कि आपस में 90 डिग्री में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे, मतलब 90 डिग्री में आपस में एक दूसरे को वो काट रहे थे। मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों तरफ से रोड आता था और 90 डिग्री में एक दूसरे को काटते थे। और हर एक रोड के बगल में एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था, प्रॉपर नाली था, जो कि पत्थर या फिर मार्बल के स्लैब से कवर किया गया था। मार्बल और स्लैब से कवर करने के अलावा उसमें और भी कुछ खास चीज़ें थी, जैसे कि जिप्सम का इस्तेमाल करना। जिप्सम का खासियत क्या है? जिप्सम क्या करता है कि पानी को जाने देता है नीचे, और जो गंदगी है उसे वहीं पर रोक लेता है और फिर मेन होल से उसे साफ कर लिया जाता है। एक बहुत ही एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो कि 5000 साल पहले या फिर 2600 साल पहले ही उसे इस्तेमाल किया जा रहा था। और कहीं ना कहीं अगर आप देखिएगा आज के दिन अलग अलग नालियों को ऐसे खुला छोड़ दिया गया था, लेकिन उस टाइम एक प्रॉपर कवरेज था नाली का स्टोन के स्लैब से। और क्या अलग था उसमें? वहाँ के घर ऐसा नहीं कि झोपड़ी जैसा तैसा घर था, कोई एक तल्ला घर था 1 स्टोरी, कोई 2 स्टोरी, कोई डबल, कोई ट्रिपल स्टोरी, मतलब 2 तल्ला 3 तल्ला, अलग अलग किस्म के घर थे। और सबके घर में अपना पर्सनल कुआं था, सबके घर में अपना एक मेन गेट था। लेकिन सबसे मेन बात क्या था कि मेन गेट में दरवाज़ा नहीं था, इसीलिए उनका जो घर था ना रोड से वो अपोजिट साइड में था, मतलब रोड की तरफ उनका मेन डोर फेस नहीं करता था। इसका कारण हो सकता है प्राइवेसी के लिए। और अगर उनका घर के अंदर का बारे में बात किया जाए तो एक बरामदा था, कोर्टयार्ड, और उससे अगल बगल कुछ रूम्स थे, मतलब एक प्रॉपर जो घर होता है आज के दिन उस टाइप का घर था। और अगर अब बात किया जाए वहाँ के पॉलिटी के बारे में कि कैसा पॉलिटी था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो इसके बारे में कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं माना जाता है कि वहाँ कोई राजा नहीं था, कोई मोनार्की सिस्टम नहीं था, और कहीं ना कहीं रिच मर्चेंट, कोई अमीर बिजनेसमैन नहीं, मतलब कोई अमीर लोगों के द्वारा उस सिविलाइजेशन को चलाया जाता था। और क्या कह सकते हैं वहाँ के सोसाइटी के बारे में कि जो अमीर लोग थे कोई और जो गरीब लोग थे, दोनों एक साथ ही रहते थे। ऐसा नहीं था कि मतलब आज के टाइम के जैसा कि गरीब का घर अलग, अमीर का घर अलग, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, सब एक साथ रहते थे। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी था वो अलग था सिटाडेल में, लेकिन लोअर टाउन में सब एक साथ रहते थे। लेकिन कहीं ना कहीं एक इनकम इनइक्वालिटी था, मतलब अमीर गरीबी ये तो एक था जो कि अभी भी है, लेकिन दोनों साथ ही में रहते थे। अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऑर्नामेंट एंड कॉस्मेटिक्स के बारे में बात किया जाए तो कहीं ना कहीं उन लोगों का एक अच्छा फैशन सेंस था, क्योंकि पाया गया है कि वहाँ के औरतें लिपस्टिक लगाती थी, मतलब ये नहीं कि लेक्मे का या फिर वो सारा नहीं, मतलब लिपस्टिक लेकिन लगाती थी, काजल लगाती थी, साबुन का इस्तेमाल करते थे लोग वहाँ के। और क्या अलग था वहाँ पर वो लोग कहीं ना कहीं नेकलेस पहनते थे, मतलब अलग अलग किस्म के पत्थर के। उसके बाद फिर फिंगर रिंग्स, उसके बाद फिर अगर कहा जाए तो रिस्ट बैंड, फिर रिस्ट बैंड नहीं वेस्ट बैंड, कमर के बैंड पहनते थे, और माथे में भी कहीं ना कहीं कुछ वो लोग लगाते थे। और अलग अलग किस्म के प्रीशियस स्टोन्स का भी इस्तेमाल किया गया था, जैसे कि एमेथिस्ट हुआ, लेपिस हुआ, लाजुली हुआ। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि उन्हें एक अच्छा फैशन सेंस था इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को। अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिलीजियस बिलीफ के बारे में बात किया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि वो मेल और फीमेल
दोनों किस्म के भगवान को पूजते थे, क्योंकि कुछ सील्स मिले। सील्स मतलब एक स्टैम्प साइज़ का ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट जिसमें पशुपति शिवाजी का तस्वीर था, और कहीं ना कहीं मदर गॉडेस का स्टैचू भी मिला, और भी अलग अलग चीज़ों के बारे में जानने को मिला। और ये भी कह सकते हैं कि वो नेचर को भी पूजते थे, खासकर पीपल के ट्री को, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं एक अंदाज़ा मिल चुका था कि पीपल ट्री एक ऐसा गाछ है जिसमें से कि रात में भी ऑक्सीजन मिलता है और दिन में भी। तो उन्होंने कहीं ना कहीं इसके इंपॉर्टेंस को जान लिया था और वो नेचर को भी पूजते थे। रिलीजियस बिलीफ के बारे में एक चीज़ हम और कह सकते हैं कि जब किसी की मौत होती थी तो उन्हें ज़मीन के नीचे दफना दिया जाता था, और जो भी चीज़, जो भी सामान वो इंसान इस्तेमाल करता था उसी चीज़ों के साथ उसे दफनाया जाता था, जैसे कि उसके ऑर्नामेंट्स, उसके बाकी डेली लाइफ के चीज़ों के साथ। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग एक और दुनिया में बिलीव रखते हैं जो कि मरने के बाद है। फिर समय बीता, फिर 1900 के बाद ये माना गया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का अंत हो गया। इससे कई अलग अलग कारण हैं, जैसे कि कई लोग कहते हैं कि फ्लडिंग के कारण, मतलब बाढ़ आया और उसमें ये इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरा बह गया, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस नदी के बगल में था। कई लोग ये भी कहते हैं कि सूखे के कारण भी इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं ये गलत है, क्योंकि उतना फैला 12 लाख स्क्वायर किलोमीटर में जो सिविलाइजेशन फैला है उसमें एक साथ सूखा तो नहीं आ सकता। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का अंत फ्लडिंग के कारण हुआ। लेकिन हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हम उसी देश से बिलोंग करते हैं जहाँ पर एक इतना एडवांस सिविलाइजेशन था जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिए, लाइक करिए, और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करिए। जितनी आसानी से इंस्टाग्राम में रील शेयर होता है उतनी आसानी से ये वीडियो भी शेयर हो जाएगा।